दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। जम्मू एंड कश्मीर के कठुआ के हीरानगर इलाके से एक बहुत बड़ी खबर निकल करके आ रही है, जहां पर जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के 3 पुलिस पर्सनल शहीद हो जाते हैं टेररिस्ट के साथ में एनकाउंटर में। साथ में 3 टेररिस्ट को भी ठोक दिया जाता है। ये एनकाउंटर इतना बड़ा था क्योंकि 15 से 16 टेररिस्ट जो है इसके भीतर इन्वॉल्व था और वो लोग भारत में कुछ बड़ा करने का प्लान कर रहे थे। बहुत भारी मात्रा में एम्युनिशंस, बहुत सारा कुछ घटना हुआ है। आज इस वीडियो को आगे देखते रहिए, घटना को बारीक से हम आपको बताएंगे। रिसेंटली मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान में लश्कर तैयबा जो है फिर से एक्टिव हो गया है और वो एक्टिवली टेररिस्ट मूवमेंट को आगे लेकर के जाना चाहता है। इसी घटना के बीच लगभग 15 से 16 टेररिस्ट ये कठुआ के आसपास के इलाके पर छुपे हुए थे। भारी मात्रा में एम्युनिशन उनके पास में था और ये 15-16 टेररिस्ट का इनपुट पुलिस के पास में सबसे पहला आया था। पुलिस के पास में जैसे ही इनपुट आया तो पुलिस ने एक सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया। लगभग 5 दिनों तक सर्च ऑपरेशन किया गया, लेकिन ये लोग मिल नहीं रहे थे। लेकिन अचानक एक इनपुट आता है और उस जगह पर जब रश किया जाता है तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा एनकाउंटर होता है। अब आप सोच करके देखिए, ये जो प्लानिंग ये 15-16 टेररिस्ट कर रहे थे वो इस वक्त पर क्यों कर रहे थे? इसके पीछे 2 कारण हैं। आपको पता होगा, जम्मू एंड कश्मीर में टूरिज्म जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है और जम्मू एंड कश्मीर का टूरिज्म में सबसे पीक जो टाइम होता है वो यही टाइम है, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई के वक्त है, क्योंकि इस वक्त पर जो है वो गर्मियों की छुट्टी भी पड़ती है। कई सारे नॉर्थ इंडिया वाले जगहों पर वहाँ से जो है लोग आते हैं जम्मू एंड कश्मीर विजिट करने के लिए, तो यहाँ पर टूरिज्म भारी मात्रा में होता है। आपको पता होगा, पिछले साल वैष्णो देवी जाने वाले बस के ऊपर हमला हुआ था, कई सारे सिविलियंस उस पर मारे गए थे, बच्चे मारे गए थे। तो ये टेररिस्ट जो बड़ा प्लान कर रहे थे वो ये एक हो सकता है। और दूसरा है जून और जुलाई अगस्त के महीने पर, जुलाई अगस्त के महीने पर जम्मू एंड कश्मीर इलाके पर बहुत ज़्यादा बारिश पड़ता है। तो उस बारिश के मौसम पर आप देखना, आप जो सालाना टेररिस्ट अटैक का जो चार्ट होता है उसको अगर आप देखिएगा तो आपको बरसात के मौसम पर वो थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखेगा। पहला कारण है, बरसात का पानी जब पड़ता है तो जंगल जो है वो हरा भरा होने लगता है, तो विजिबिलिटी दूर तक आप देख नहीं सकते क्योंकि जंगल झाड़ियाँ बन जाती है। आपको पता होगा, पहाड़ी जंगल जो है वो ऐसा होता है इस तरीके से। अब अगर आप नीचे खड़े हो तो वैसे ही आपको ऊपर दिखेगा नहीं। और दूसरी चीज़, अगर जंगल बहुत ज़्यादा घना हो गया है तो आपका विजिबिलिटी और कम हो जाएगा, ये पहला है। दूसरा है, बरसात का पानी पड़ने की वजह से लैंडस्लाइड बहुत ज़्यादा होता है। बरसात के वक्त पर मौसम बहुत ख़राब होता है, इसीलिए मिलिट्री हेलीकॉप्टर का मूवमेंट बहुत कम होता है, इसीलिए रेनफोर्समेंट बुलाना वो भी बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। इन्हीं सब कारणों की वजह से जो है बरसात के मौसम पर वो अटैक करते हैं। लेकिन बरसात के मौसम से लगभग 6-7 महीने पहले से ही वो भारत में पनपते हैं और भारत के रहने वाले गद्दार उनको मदद करते हैं। इस केस में भी ऐसा ही हुआ है। 7 गद्दारों को पुलिस ने पकड़ा है जिन्होंने इन 12 टेररिस्टों का मदद किया था। अब उस ऑपरेशन के दौरान क्या हुआ था वो मैं आपको बता देता हूं। पुलिस जब वहां पर रश करती है तो वहां पर 6 टेररिस्ट थे। 6 टेररिस्ट भारी मात्रा में एम्युनिशंस के साथ में पुलिस के ऊपर हमला करती है। टेररिस्ट के द्वारा जैसे ही फायरिंग खोला जाता है, पुलिस की तरफ से भी रिटेलिएट करने के लिए काउंटर फायर खोला जाता है। मैं आपको बता दूं, 24 घंटे तक फायर फाइट चलता रहा है। भारी मात्रा में बहुत ज़्यादा लेवल पर जो है वो फायरिंग हुआ है उस एरिया पर। और इस घटना में हुआ ये, इस भयानक फायर फाइट में हमारे 3 पुलिस के जवान शहीद हो गए और साथ में उनके 3 टेररिस्ट जो है उनको भी ठोक दिया गया। बाकी 3 टेररिस्ट जो है वो कहीं फरार हो गए, इधर उधर भाग गए, उनको पुलिस पकड़ नहीं पाई। देखिए, जब भी टेररिस्ट अटैक होता है, चाहे जम्मू एंड कश्मीर में हो चाहे किसी भी एरिया पर हो, तो मैं हर वक्त एक बात कहता हूं कि जो गद्दार है उनके बिना भारत देश के भीतर घुस करके यहाँ रह करके टेररिस्ट अटैक करना नामुमकिन है। कोई ना कोई गद्दार जरूर होगा जो टेररिस्ट का मदद करता है। तो मैं आपको बता दूं, इस केस में भी 7 गद्दारों को पकड़ा गया है और ये 7 गद्दारों का नाम भी पुलिस ने पब्लिक किया है। उन 7 गद्दारों का नाम है शकील, फिरोज, अली, फरीद, रफाकत और बशीर। ये 6-7 लोग मिलकर के इनका मदद कर रहे थे। और मैं आपको बता दूं, ये पहली बार नहीं है, इनको 2014 में भी पकड़ा गया था पुलिस के द्वारा टेररिस्टों की मदद करने के लिए। यही वो लोग हैं जो इन 14-15 टेररिस्टों को हथियार सप्लाई किया है, 14-15 टेररिस्टों को खाने का सप्लाई, सब कुछ यहाँ पर व्यवस्थित बना करके दिया है यही 6-7 लोगों ने। इनको वो सब कुछ मिल रहा था जो चाहिए था यहाँ पर सर्वाइव करने के लिए। बिल्कुल साइलेंटली ये लोग काम कर रहे थे और डोडा उधमपुर साइड पर ये लोग बढ़ रहे थे। मैं आपको बता दूं, डोडा और उधमपुर साइड पर बहुत ज़्यादा हिंदू पॉपुलेशन रहता है, तो वहाँ पर भी हो सकता है ये कुछ बड़ा करने का प्लान कर रहे थे। लेकिन अब वो बड़ा प्लान नाकाम हो गया है क्योंकि पुलिस ने जो है
उनका पर्दाफाश कर दिया है, उनके तार काट दिए हैं। वहां पर उस एरिया पर इस वक्त पर भारी मात्रा में सर्च ऑपरेशंस किए जा रहे हैं। स्पेशल फोर्सेस को, सीआरपीएफ को, इंडियन आर्मी को वहां पर भारी मात्रा में डिप्लॉय किया गया है। जंगलों के भीतर घुस घुस करके छानबीन किया जा रहा है। 15 के 15 टेररिस्ट या तो एलओसी पार करके भाग जाए, लेकिन अगर यहां रह जाए तो 1 से 2 दिन के भीतर उनको ठोक दिया जाएगा। वो जहां पर जाने के लिए आए थे उनको वहां पर भेज दिया जाएगा। वीडियो यहीं पर खत्म हो सकती थी, लेकिन मैं आपको एक छोटा सा डेटा और देना चाहता हूं। इन टेररिस्टों के पास से क्या बरामद किया गया है वो सुनकर के आपका दिमाग हिल जाएगा। M4 कार्बाइन जो असॉल्ट राइफल है वो बरामद किया गया था। कई सारे मैगजीन्स बरामद किए गए थे। एडवांस वेपन लेकर के अब ये लोग आ रहे हैं। अब ये AK-47 लेकर के नहीं आ रहे हैं, अब ये आ रहे हैं M4 लेकर के। ये M4 कार्बाइन वही हथियार है जो अफगानिस्तान में US छोड़ करके गया था। तो आप सोच करके देखते हो कनेक्शन कहाँ से हथियार निकल करके किस देश के भीतर आ रहा है और उसके बाद भारत के भीतर आकर के अटैक हो रहा है। इनफैक्ट वो लोग हाईली एडवांस्ड वेपन के साथ में तो आए ही थे, साथ में वेल इक्विप्ड भी थे। उनके पास में भारी मात्रा में जो है वो एमुनिशंस भी मौजूद था। BP जैकेट, बुलेट प्रूफ जैकेट भी था उनके पास में, ग्रेनेड था। सोच करके देखिए वो क्या कर सकते थे अगर वो पकड़े नहीं जाते तो, या फिर इस तरीके का रश अगर पुलिस ना करता तो। वीडियो के अंत में जो 3 पुलिसमैन हमारे शहीद हुए हैं, सबसे पहले उनको हाथ जोड़ करके मैं नमन करना चाहता हूँ। उनके परिवार के लिए कहने वाले भाषा मेरे पास में नहीं है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनके परिवार को वो ताकत दे ताकि इन कठिन समय को उनके परिवार लोग पार कर सके। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।